नमस्कार, मनुदिल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी में जो आपके दे रखा है सिंधु सभ्यता उसके सामाजिक जीवन के बारे में। तो समाज की संरचना किस प्रकार से थी? तो सिंधुकालीन समाज में विद्वान, योद्धा, व्यवसायी एवं श्रमजीवी इन 4 वर्गों में विभाजित था। तो कितने भागों में विभाजित था? विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी, ये 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वानों में कौन था? पुरोहित, वेद, ज्योतिषी इत्यादि। योद्धाओं में सैनिक व राजकीय अधिकारी, व्यवसायी में व्यापारी और श्रमजीवी वर्ग में मेहनती मजदूर करने वाले लोग आते थे। तो 4 वर्गों को ध्यान में रखना है, विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी। व्यवसायी में कौन आते हैं? व्यापारी आते हैं। श्रमजीवी में कौन आते हैं? मेहनत मजदूरी करने वाले लोग आते थे। अब देखते हैं परिवार के बारे में। परिवार में क्या है? परिवार क्या थी? सिंधु सभ्यता की एक मूलभूत इकाई थी। वैदिक सभ्यता के विपरीत यहाँ एकल परिवार प्रणाली थी। तो अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? एकल परिवार प्रणाली थी। यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रणाली का अभाव था। परिवार में महिलाओं की स्थिति समुन्नत अवस्था में थी। परिवार मात्र सत्तात्मक थे। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता काल की मूल इकाई क्या थी, तो समाज की मूलभूत इकाई परिवार थे। परिवार क्या थे? एकल परिवार थे और मात्र सत्तात्मक थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं भोजन। इनके भोजन में क्या है? तो ये सिंधु निवासियों के भोजन में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रचलन था। गेहूँ, जौ, चावल, फल, सब्जियां इत्यादि के अतिरिक्त भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख, मछली इत्यादि मांस का भी रुचिपूर्वक ये खाया जाता था। इनके द्वारा मिठाई के प्रयोग का प्रमाण भी मिलता है। ये लोग दूध एवं उनसे बने उत्पादों का प्रयोग भी अल्प मात्रा में किया करते हैं। तो देखो, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खाते थे ये लोग। वस्त्र ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र प्रचलन में थे। पूछा जाता है कि कौन से वस्त्र प्रचलित थे? तो ऊनी तथा सूती दोनों वस्त्र प्रचलित थे। मिठाई का प्रयोग करते थे। भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख, मछली इत्यादि मांस खाते थे। गेहूँ, जौ, चावल, फल, सब्जियाँ इत्यादि से भी ये परिचित थे, इनको खाते थे। नेक्स्ट आता है वस्त्र। ऊनी तथा सूती वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र यहाँ पे क्या थे? प्रचलित थे। श्रृंगार और प्रसाधन। श्रृंगार प्रसाधन में देखो, हार, भुजबंद या बाजूबंद, कर कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, छल्ले, करधनी, नथुनी, बाली, पायजेब आदि विभिन्न धातुओं से निर्मित आभूषणों का प्रयोग स्त्री तथा पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था। तो दोनों आभूषण पहनते थे, स्त्री भी पहनती थी और पुरुष भी पहनते थे। धनी लोगों के आभूषण में स्वर्ण, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दांत द्वारा तथा गरीबों के आभूषण में तांबे, अस्थि, सीप के द्वारा निर्मित होते थे। तो अमीर लोग तो स्वर्ण, चांदी, कीमती पत्थर और हाथी दांत के पहनते थे, जबकि जो गरीब लोग थे आभूषण तो पहनते थे लेकिन वो तांबे, अस्थि और सीप से निर्मित आभूषणों का प्रयोग करते थे। तो हार, भुजबंद, कर कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, छल्ले, करधनी, नथुनी, बाली, पाजेब ये सभी पहनी जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा अलग अलग आभूषण पहने जाते थे। स्त्रियां जूड़ा तथा विभिन्न प्रकार से केश विन्यास करती थी। सिर पर सोने चांदी निर्मित आभूषण पहनती थी। पुरुष दाढ़ी, मूछें रखते थे। मूछ का भी प्रचलन था, यानी मुड़ी हुई जो मूछें होती हैं उनका प्रचलन था। स्त्रियां लाली, विलेपन, काजल, सुरमा व सिंदूर आदि सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती थी। आमोद प्रमोद के लिए क्या करते थे सिंधुवासी? तो सिंधुवासी शतरंज, संगीत, नृत्य, जुआ आदि से मनोरंजन करते थे। झुनझुने, सीटी, गाड़ी एवं अन्य खिलौने बच्चों के मनोरंजन के साधन थे। जो झुनझुने, सीटी, गाड़ी अन्य खिलौनों से क्या खेलते थे? ये बच्चे खेलते थे। बड़े क्या करते थे? शतरंज, संगीत, नृत्य, जुआ आदि खेलते थे। ये आमोद प्रमोद के साधन थे। अंतिम संस्कार देखो, शव को जमीन में दफना दिया जाता था। कुछ लोग शव को जलाने के पश्चात उसकी राख को किसी पात्र में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। कुछ लोग मृतक शरीर को खुले में पशु पक्षियों के भक्षण हेतु कुछ दिनों के लिए फेंक देते थे तथा बाद में शेष बची जो अस्थियां हैं उनको जमीन में गाड़ देते थे। इनमें पुनर्जन्म में विश्वास था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे या नहीं करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आर्थिक जीवन देखो, इनमें कृषि में क्या था? कृषि में गेहूँ, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर। गेहूँ, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती की जाती थी। तो अनार की भी खेती करते थे। खेत में लकड़ी के हलों तथा कटाई के लिए पत्थर की दरांतियों का प्रयोग करते थे। खेतों की सिंचाई तालाब, नदी, कुएं
तथा वर्षा के पानी आदि से की जाती थी। तो सिंचाई के साधन क्या थे? तालाब, नदी, कुएं और वर्षा का पानी। कृषि में तो हो गया मटर, खजूर, अनार, राई, कपास, जौ और गेहूँ। पशुपालन देखो, कृषि के पश्चात पशुपालन सिंध वासियों का प्रमुख पेशा था। सबसे प्रमुख तो क्या था? कृषि था। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है पशुपालन। कृषि के पश्चात पशुपालन सिंध वासियों का प्रमुख पेशा था। ये लोग बैल, ऊंट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी पालते थे, सुअर पालते थे, बकरी पालते थे, गधे भी पालते थे, भेड़, भैंस, ऊंट और बैल, बिल्ली भी पालते थे, बिल्ली आदि पालते थे। सुरकोटड़ा से कुछ घोड़ों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे भाषित होता है कि संभवतः ये लोग घोड़ों को भी पालते होंगे, किंतु घोड़े के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। तो कई मानते हैं घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन एकमत नहीं है। तो कभी मानते हैं कि घोड़ों के अवशेष यहाँ से मिले हैं, ये घोड़े पालते थे नहीं पालते हैं। कुबड़दार बैल था वो विशेष महत्व रखता था, घोड़े से अपरिचित माना जाता। तो आ जाए कि घोड़ों से परिचित थे या अपरिचित थे, तो घोड़े से अपरिचित माना गया है। घोड़े की मरण मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मरण मूर्ति मिली है लोथल से मिली है। तो घोड़े की मरण मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। घोड़े से अपरिचित माना जाता है इनको। कुबड़दार बैल क्या था? एक विशेष महत्व रखता था। शिल्प व्यवसाय कैसा था इनका? तो सिंधु सभ्यता के निवासियों में अनेक प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय प्रचलित थे। इनका सर्वप्रथम व्यवसाय कुंभकारी थे। क्या था? कुंभकारी थे। ये विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, खिलौने इत्यादि बनाया करते थे। इनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि पकी हुई ईंटों का निर्माण था, जिनका प्रयोग व्यापक रूप से सिंधु सभ्यता के भवनों में हुआ था। अन्य प्रमुख व्यवसाय में धातु व्यवसाय अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो कुम्हार होते हैं, जो खिलौने बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का जो काम था उसे बोलते हैं कुंभकारी। तो सर्व प्रमुख व्यवसाय क्या था? कुंभकारी था, जिसमें पकी हुई ईंटें प्रमुख थी। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे प्रमुख व्यवसाय धातु व्यवसाय था, अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन सभ्यता के निवासियों को सोने, चांदी, तांबे, कांसी इत्यादि धातुओं की जानकारी थी। तो अगर जानकारी में आ जाए तो सोने की थी, चांदी की थी, तांबे और कांसी। सोने, चांदी, तांबे और कांसी की जानकारी थी। इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। अगर आ जाए कि सिंधु सभ्यता लोहे की जानकारी थी कि नहीं थी, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। धातुओं का प्रयोग ये विभिन्न प्रकार के बर्तन, औजार, आभूषण इत्यादि के निर्माण के लिए क्या करते थे। इनके अलावा वस्त्र निर्माण, बढ़ईगिरी, पत्थर इत्यादि के शिल्प भी प्रचलित थे। एक व्यवसाय को करने वाले एक ही स्थान पर रहते थे, यानी कि जो सेम प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं वो एक स्थान पे रहेंगे। तो एक व्यवसाय को करने वाले एक ही स्थान पे रहते थे। विजेंद्र, ये क्या था? विजेंद्र क्या नाम है? तो महान विजेता है। पुरंदर, शत्रुओं के यानी पूर्व किलों को नष्ट करने वालों को क्या कहा? पुरंदर कहा। सोमपाल, सोम का पालन करने वाला क्या कहलाता था? सोमपाल कहलाता था। वत्रहन, वत्र राक्षस का संहार करने वाला क्या कहलाया? वत्रहन कहलाया। मधवा, दानशील होने के कारण मधवा कहलाया। दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि थी। ये सभी याद रखना। विजेंद्र महान विजेता, पुरंदर शत्रुओं के पूरों को नष्ट करने वाला, सोमपाल सोम का पालन करने वाला, वत्रहन वत्र राक्षस का संहार करने वाला, मधवा दानशील होने के कारण। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। वैदिक काल में अग्नि देवताओं व मनुष्य के मध्यस्थ था। वैदिक काल में जो अग्नि देवता है वो देवताओं व मनुष्य के मध्य क्या था? मध्यस्थ का काम करता था अग्नि देवता। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। तीसरा प्रमुख देवता, दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? अग्निदेव है। तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। तो ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? जल निधि से संबंधित था। तीसरा प्रमुख देवता वरुण। मरुत क्या था? आंधी तूफान का देवता, पर्जन्य वर्षा का देवता था। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष एवं नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। तो ऋत की व्याख्या किससे की गई है? सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष एवं नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्र्यंबक किसे कहा गया है? तो रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है ऋग्वेद के एक मंत्र में। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर दिया गया था इस टाइम में कि जो यज्ञ स्तुति पाठ है वो ज़्यादा करो। यज्ञ और बलि अर्पित करना भी यहाँ की क्या थी? प्रचलन में था। पुष्ण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। अरण्यानी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी। अब हम पढ़ेंगे
आपका वैदिक काल। ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो गई, जिसके बारे में शिल्प व्यवसाय के बारे में पढ़ लिया, देवताओं के बारे में, पशुपालन, कृषि के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।